हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीसीआई क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पीछे हम आप लोगों को वीडियो अपलोड किए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का टॉपिक था। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आवर्तन के गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने उस टाइम बताया था आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निम्न 4 प्रकार के मिलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये 4 प्रकार के बताया गया था उस दिन, और इन 4 में से हम एक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक के बारे में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन के बारे में गणना कर चुके थे इसके बारे में, और इसके बारे में हम लोग जो है विलेय के अणुभार का भी निर्धारण किया था। आज हमारा टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आज इस लेक्चर में इन तीनों को लेकर चला जाएगा और यहीं पे इस चैप्टर को भी समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो है, तो देखिए अब आज का टॉपिक हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन बच्चों, आप लोग इसके पहले आप लोग क्लास 9th में जो है पढ़ चुके होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप लोगों को पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बस मेरा है। अब इस क्वथनांक का मतलब क्या होता है, सिंपली हम आपको यह बताएंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। इसका जैसे कि नाम है बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब एक ऐसा बिंदु। ठीक है, ये कैसा बिंदु होगा, ऐसा ताप आएगा जैसे जब किसी लिक्विड को हम रखेंगे किसी बर्तन में। ठीक है, ये कोई आपका लिक्विड है, ठीक, कोई भी लिक्विड है। इस लिक्विड को जब हम ताप देना शुरू करेंगे, बस मेरा है, इस लिक्विड को जब हम ताप देना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसके एक एक मॉलिक्यूल गर्म होना शुरू करेंगे। गर्म होते होते एक देखिए ताप में हम इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिक्विड लिया नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस आपका ये जल है, और जब हमने इसमें ताप बढ़ाना शुरू किया तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करेगा। 25 हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे करते करते जब इस जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तब इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होंगे, वेपराइज होना, बहुत मतलब तेजी से वेपराइज होना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में आना शुरू कर देंगे। आप कह सकते हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं हमारी बात, जो इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब उसके बराबर पहुंचेगा तो ये उबलने लगेगा, और उसी ताप पर हम कहेंगे यह जल अब उबल रहा है। किस ताप पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमेशा फिक्स होता है किसी भी जल का। आप कोई भी जल, क्या जल तो एक ही होता है, H2O का मॉलिक्यूल होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप एल्कोहल की बात करें, दूसरे लिक्विड की बात करें, C2H5OH, ठीक है, तो इसको इस तरह गर्म करना शुरू करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका इससे कुछ कम ही होगा। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो ये हो सकता है आपका 60 या डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री सेल्सियस या 63 जो भी है, हमको जो एक्चुअल पूरा पता नहीं है। ठीक है, मतलब इतना तो है कि 100 से वह कम पे ही क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा। बातें समझ आ रही है। अगर आप इसके जगह पे आप कोई दूसरा ले लें लिक्विड, ठीक है, CaCl3 ले लें, क्लोरोफार्म ले लें, तो ये, और सॉरी क्लोरोफार्म नहीं है तो आपका दूसरा ये इसमें बिहेवियर आएगा। जैसे आप ईथर ले लीजिए, CH3OCH3, ठीक है, डाइमेथिल ईथर। इसको जब आप जो है बॉयल करना शुरू करेंगे तो ये और कम ताप पर ही डिग्री मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाते जाते ये उबलना शुरू कर देगा। मतलब कि गर्मियों के सीजन में आप लोगों का जो है टेम्परेचर आप लोग देखते ही होंगे, हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर लगभग इतना पहुंच जाता है, और इस टेम्परेचर पर अगर कहीं ईथर रखा होगा तो वो देखेंगे उबलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ये 40 पर ही उबल रहा है, ये 65 या 60 पे ही उबलने लग रहा है। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। हमें बात ये ध्यान देना है कि ये जो इनके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में किस बांड से जुड़े हैं, और इनके बीच का जो बांड है वो कितना ताकतवर है या कितना मजबूत है ना। जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल जितना आपस में स्ट्रांगली अटैच होंगे, जितने फोर्स से जुड़े होंगे ना, उसको तोड़ने के लिए हमें उतने ही अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जितना कम
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, उन्हें तोड़ने के लिए उतना ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है H2O, इसका फार्मूला होता है। H2O में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। मैं एक बार नहीं कई बार आपको बता चुका हूँ कि H2O के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए H2O के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है, ये किसी और से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, ये किसी और से बनाएगा, ये किसी और से बनाएगा, ये किसी, इस तरह ये एक एक करके जो है सब सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, देखिए ये इससे भी बना सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है इसमें। ठीक है, उस तरह ये भी किसी 2 से, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या है 2 है मान के चलिए। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप बनाएंगे C2H5 में, तो देखिए ये हो गया आपका C2H5OH ना, तो O और H, फिर अगला नेक्स्ट जो होगा OH। ठीक है, और ये हो गया C2H5। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक बन रहा है, इसमें 2 बन रहा था। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, इसमें होगा या इसमें होगा? तो आंसर है इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। अच्छा, जब ज़्यादा होगा तो इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ताप देना पड़ेगा। जब अधिक ताप इसको तोड़ने के लिए दोगे, भाई इसको जब तोड़ोगे, एक तोड़ रहे हो है ना, एक तोड़ रहे हो तो मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस का एनर्जी खर्च हो रहा है। दूसरा तोड़ोगे तो 40 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दो, तो आपका टोटल एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये टूट जाएगा पूरा। जब पूर्ण रूप से टूट जाएगा ये मॉलिक्यूल, देखिए अब यहाँ से ये टूट गया, और जब टूट गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भागना शुरू कर देगा, वेपराइज होना शुरू कर देगा, बहुत तेजी से एक एक करके सब उबलना स्टार्ट कर देंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है क्वथनांक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, लगभग 60 से 65 डिग्री सेल्सियस इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें क्या मामला है, इसमें मामला ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब 3 एलिमेंट NOF, नॉफ, इनके साथ किसी की भी साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन गलती से भी जुड़ा हुआ, तो उसमें उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं अटैच है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इससे यह हाइड्रोजन दिखा हुआ है, नहीं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी ये ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से जुड़ा है, और कार्बन इस तीनों में से कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कोई सॉरी ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तब ये कैसे होंगे? ये जो है आपके क्या है, ये लंदन फोर्स जो है या फिर किसी बहुत वीक फोर्स से द्वारा जो क्या हो आपस में जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कमजोर बल होते हैं इनको तोड़ने में जो है हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, इसलिए लगभग 40 से 45 डिग्री पर क्या होने लगते हैं, बॉयल होना शुरू कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक होता क्या चीज़ है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे। ठीक है, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। पास में रहा ना, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। हम लोग पढ़ रहे थे विलियन सॉल्यूशन। तो विलियन में जैसे कि हमने बताया था कि एक इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे। हमारे पास क्या है भाई, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, हमने ये बात बताया था। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे और इसमें क्या मिलाएंगे, हम एक सॉल्वेंट मिलाएंगे, वोलाटाइल सॉल्वेंट मिलाएंगे, और ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन। भाई एक बात बता दें हम आपको, हम जो नॉन वोलाटाइल बता रहे हैं, इस नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है? ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील विलेय। सॉल्यूट मतलब होता है विलेय, अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय जो जिसका कुछ वाष्प नहीं बनता है। ऐसे कौन से विलेय हो सकते हैं? सॉलिड सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड जो ठोस अवस्था में होते हैं उनका कुछ अपना वाष्प नहीं बनता है। चीनी को भाई किसी भी ताप पर आप जो है किसी भी बर्तन में रख दो बंद करके, तो उसका वेपर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। यूरिया को रख दो, इस तरह ग्लूकोज पाउडर रख दो, इन सब चीज़ों को किसी भी बंद बर्तन में रख के देखोगे तो आप लोग उसमें जो है वेपर नहीं पाओगे। लेकिन चीनी के बजाय अगर आप एल्कोहल को रख दो, ठीक है, बंद बर्तन में, ठीक है, तो आप एल्कोहल के वेपर को देखते रहोगे, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, बातें समझ आ गई होंगी आप लोग। तो जो सॉलिड विलेयों के स्पेशली सॉलिड जो होते हैं वो आपके नॉन वोलाटाइल में आते हैं, नॉन वोलाटाइल कैटेगरी में आते हैं। तो हम ऐसे सॉल्यूट का सिलेक्शन करेंगे जो कि नॉन वोलाटाइल होगा, जिसका कुछ ना कुछ अपना वेपर नहीं होना चाहिए, और उसको जब हम एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ठीक, तो एक सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे कि क्या हुआ। अभी देखिए, अब आपने क्या किया,
इसके लिए क्वथनांक में उन्नयन को बात समझना है तो देखिए ध्यान से बात समझिए। हमने कहा कि जल है, हमारे पास जल था, प्योर वाटर था, ठीक है ना, हमने प्योर वाटर ले रखा, ये देखिए प्योर वाटर, ये आपका हो गया प्योर वाटर, ठीक है। चलिए ये प्योर वाटर है भाई, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताओ जल्दी से आप लोग, जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट को हम आपको बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी सफिक्स बी, टी का मतलब टेम्परेचर, आपका बी का मतलब हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका टीबी हो गया। कितना है जल का बॉइलिंग पॉइंट, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब हम क्या कर दिए, इसमें थोड़ा चीनी मिला दी या नमक मिला दिए, और नमक मिला देंगे, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा अब बताइए, ठीक है। जब जल था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, हमने चीनी या नमक इसमें मिला दिया। अब आपके ऊपर दिमाग में आप प्रेशर डालो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा या फिर कम होगा। पॉइंट ये, हमें तो इसको पता था, अभी हमने बता दिया कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, चीनी या नमक या यूरिया कुछ भी मिला देंगे, तो ये बन जाएगा विलयन, ये बन जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। और इस अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कितना होगा, हम ये पूछ रहे हैं क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको समझना है तो आपको किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है कि कितना कैसे होता है ना, कब बढ़ता है कब घटता है, ये सब मत रटो, आप बस इसके प्रोसेस को समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कैसे रहा है। मैंने अभी बताया कि जब मॉलिक्यूल्स, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स जितने स्ट्रांगली अटैच होंगे एक दूसरे से, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब जितना वीक फोर्स से जुड़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। तो सिंपली ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े थे मॉलिक्यूल, H2O जो जुड़े थे, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में सब एक दूसरे से जुड़े थे, उनको तोड़ने में हमें 100 डिग्री सेल्सियस का मेहनत लगता था, टेम्परेचर लगता था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, चीनी मिला दिया। भाई चीनी मिलाते हैं तो चीनी पानी में कैसे घुलता है, चीनी पानी में जाने के बाद वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मतलब कि आप ध्यान समझिएगा कि दो फोर्स था ही, ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ही, चीनी के मिलाने से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बढ़ गया। अब बताइए कुल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें काम कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अब बताइए मेहनत लगेगी तोड़ने में कम या ज़्यादा, तो ऑब्वियसली 2 को तोड़ने में आपकी जितनी मेहनत लग रही थी, 3 को तोड़ने में उससे ज़्यादा मेहनत लगेगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस था तो कुछ ना कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर कुछ ना कुछ ज़्यादा लगेगा। अगर आप चीनी के बजाय नमक की बात करते हैं तो नमक के पार्टिकल आप जानते हैं NaCl, ये आपका जो है पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। भाई जब Na प्लस Cl माइनस टूट जाएगा तो ये देखिए ये आपका आयनिक फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो है क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स है। इस फोर्स को तोड़ने में हमें और ज़्यादा मेहनत लगेगा। ये बात जान लीजिए कि जो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है या आयनिक फोर्स होता है, इसको तोड़ने में हमें और मेहनत लगेगी। अब और मेहनत लगेगी तो समझ गए आप लोग कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भाई प्योर वाटर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब उसमें हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये नहीं पता है, चलो हम कुछ एग्जाम्पल में सपोज कर लेते हैं कि ये जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक, ये कितना बढ़ गया, 100 डिग्री सेल्सियस था तो मान के चलो यह 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस की इसमें क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, 2 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ गया। बस मेरा एक बात ध्यान दीजिए, मैंने इसके पीछे पहले बताया था आपको कि वेपर प्रेशर की बात किया था, मैंने बताया था एक P था एक P नॉट था। P नॉट को मैंने बताया था प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और जो P था वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सिंपली यहाँ पे भी वही काम कर लीजिए, जब प्योर वाटर होगा तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट T नॉट भी होगा, ठीक है। प्योर वाटर होगा तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट T नॉट भी होगा, और जब सोल्यूशन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे, TB बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप बता दीजिए इन दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, वाटर का है या फिर सोल्यूशन का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मैंने बताया था कि बड़े में से छोटे को घटा लो हमेशा। तो क्या करोगे आप, कहोगे क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हो जाएगा भाई, TB माइनस T0B, TB माइनस T0B, ये अब आपका आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे,
डेल्टा टीबी, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं इस प्रकार, क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट पी। किसी को यह समस्या नहीं होना चाहिए आया कैसे, मैंने अभी भी समझाया कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो प्योर वाटर का या सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। मैंने अभी एग्जांपल में लिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्यूशन में चीनी या उसमें चीनी नमक पानी कुछ भी मिला, चीनी नमक कुछ भी मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जा रहा है। जितना का एलिवेशन होगा उसी के डिफरेंस को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मैंने ये बात बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्वथनांक जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि हो रही है फिर कितने की कमी हो रही है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे डेल्टा टीवी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बातें समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अब यह बात हम डिस्कस करेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन के, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, एक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीवी, ये हमेशा जो है विलयन के मोलैलिटी पर, मोललता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये विलयन के मोललता पर निर्भर करता है, मोलैलिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब कितने 1 किलोग्राम वाटर में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमने कितने ग्राम चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल के लिए था इसलिए यहाँ पे मोलैलिटी में हम बात करेंगे, ठीक है, ना कि इसके हम किसी और चीज़ों पर बात करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन या फिर मोलैरिटी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी पर डिपेंड करेंगे। मोलैलिटी का डिफिनेशन क्या था, मैंने बताया था मोलैलिटी का द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन क्या पर केजी ऑफ दी सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ दी सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, आपको पता है क्या लगेगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा के, इसके साथ लगा देंगे के बी इंटू यम, क्या लगा देंगे इसको, यम लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले के मदद से आप जो है फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात बताएंगे कि जो हमने अभी फार्मूला बताया कि डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी बताया, जहाँ के बी क्या है, एक कांस्टेंट, जहाँ के बी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका नाम होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं इबिलियोस्कोपिक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका है क्या है, केबी क्या है आपका, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये बात जानते रहिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के लिए कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को बात करेंगे। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है ये भी बात जान लीजिए। जब सोल्यूशन बनाते हैं तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, आपका ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और मिलाएंगे बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा या फिर कांस्टेंट सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो चलिए इस बात को भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि 1 kg वाटर है,
ठीक है, 1 kg वाटर है और उसमें हमने क्या मिलाया, शुगर मिला दिया। ठीक है, शुगर मिला दिया, शुगर मिलाया किसमें, वाटर में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, शुगर मिलाया वाटर में। कितना शुगर मिलाया, मान लीजिए हमने 5 ग्राम, ध्यान से देखिएगा 5 ग्राम हमने शुगर लिया और 1 kg हमारे पास वाटर है। ठीक, मिलाकर हमने क्या बना दिया, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, इसकी जो है 1 किलोग्राम वाटर में 5 ग्राम हमने शुगर मिलाया, तो इसमें क्या होगा, इसका हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या हुआ, 5 ग्राम शुगर 1 किलोग्राम वाटर को जब मिलाएंगे जब इसमें, तो इसके मान लीजिए इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मान लीजिए कितना आ गया, वही मान लीजिए 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक, अगर हम यहीं पे शुगर के बजाय यूरिया मिला दिए, ठीक है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ये मिला दिए। ठीक, ये भी कितना हमने लिया वेट से, 5 ग्राम लिया और हमने इसको वाटर में मिला रखा। ठीक है, वाटर हमारे पास कितना है यहाँ पे, 1 kg है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन बनेगा है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा। तो भाई देख लीजिए कि यहाँ पे दोनों अमाउंट जरा देखिए, ये 5 ग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम में मिलाया गया। 1 किलोग्राम पानी में हमने जो है 5 ग्राम यूरिया मिला रहा है। तो इसके भी एलिवेशन में, इसके में जो भी टेम्परेचर का जो मतलब इस वाटर में जो एलिवेशन 100 डिग्री सेल्सियस से जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, इसमें भी उतना ही बढ़ेगा, इसमें भी 102 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये चीनी है, ये यूरिया है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये भी 102 डिग्री सेल्सियस, ये भी 102 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हम जो पहले बता दिए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है उस सॉल्यूट पार्टिकल के जो है नंबर पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, बात समझा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक, उसका साइज क्या है, इन सब चीज़ों पर नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर पर डिपेंड करता है। तो 5 ग्राम के लिए आप जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट से 5 ग्राम दे दिए, यहाँ 5 ग्राम दे दिए, यहाँ पे ग्राम से आपको अगर थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा तो मोल में थोड़ा बात करिए। हम ग्राम पे बात ना करें तो मोल पे बात कर ले रहे हैं, 5 मोल ले रहे हैं, ये हमारे लिए बेस्ट होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को। तो देखिए 5 ग्राम के लिए आप मोलों के नंबर निकालेंगे तो अलग अलग आने लगेगा, लेकिन अब हमने 5 मोल ही रखा, तो ये 5 मोल को 1 kg मिला है, 5 मोल को 1 kg मिला है। जो एलिवेशन आ रहा है दोनों में सेम आ रहा है। जब भाई एलिवेशन सेम आएगा तो मोलैलिटी भी दोनों का सेम ही आनी चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है कि पर kg आप सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब 5/1, इसमें भी 5 आएगा, इसमें 5/1, मोलैलिटी भी सेम आ रहा है और डेल्टा टीबी का भी वैल्यू सेम आएगा। आप लोग जानते हैं कि जब दो चीज़ों का मान सेम समान आता है किसी भी इक्वेशन में, जब 3 कंपोनेंट या 3 जो है पार्ट दिए हो कोई चीज़, तो उसमें 2 चीज़ों का जब वैल्यू समान आता है तो तीसरे का भी समान ही होता है, तीसरे का भी क्या होता है, समान होता है। मतलब KB का मान भी आपके जो है इन्हीं दोनों के जैसे समान होगा। तो भाई जो है इन दोनों का जो मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पर, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम पानी में चीनी मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, क्या इसके मोलैलिटी पर कोई फर्क आया, क्या इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया। हम देखिए उसी पानी में हम चीनी मिला रहे थे, 102 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो रहा था, अब उसी पानी में हम यूरिया मिला रहे हैं तब भी 102 डिग्री सेल्सियस का ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना। बात ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि तुम यूरिया मिला रहे हो कि चीनी मिला रहे हो, बात ये डिपेंड कर रहा है कि तुमने कितना वाटर ले रखा है, ठीक है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट कितना था और कितना मिलाने पर कितना हो गया, इस पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि जो KB होता है ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है ना। तो यहां पे लिख देते हैं इट्स डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका जो इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट है ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, बाकी सॉल्यूट वॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट इसको डिफिनेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप देखिए क्या है, यहाँ पे KB का वैल्यू, KB को डिफाइन करना है। तो भाई डेल्टा TB और M इन दोनों का वैल्यू पता हो जाए। अगर आप M मोलैलिटी 1 रखते हैं, 1 मोल पर
केजी ये रख दिए, ठीक है। डेल्टा टीबी का वैल्यू आप जो है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, या जो भी डिग्री सेल्सियस कुछ भी है, ये नहीं रखना है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 मोल पर केजी ये जितना मिलाएंगे ना, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हम अगर 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होगा, जितनी की वृद्धि होगी, उसी को हम इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, बातें समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, देखिए यहाँ पे बात है अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। जैसे हमने बताया अभी उन्नयन, उन्नयन में क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था, सॉल्यूट मिलाया तो 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, उन्नयन हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, अवनमन होगा। 100 डिग्री सेल्सियस है, अब कुछ मिलाएंगे, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब हिमांक कितना होता है जल का। जिस ताप पर कोई जल क्या हो जाए, कोई द्रव जमना शुरू कर दे या ठोस में बनना शुरू हो जाए, वही उसका हिमांक होता है। तो मान लीजिए जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को पता है कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब जमने लगता है। अब इसमें हमने थोड़ा क्या कर दिया, नमक मिला दिया ना, नमक मिला दिया, नमक मिलाकर अब इसको जमा रहे हैं, तो अब क्या होगा ना, हमें ताप 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जाना पड़ेगा। नमक आप मिला के रखोगे तो ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जाते जाते ये क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। बातें समझ में आ रहा है, बात समझ आ रहा है। कौन जल्दी जमा, बताइए जल्दी से, कौन जल्दी जम रहा है। ठीक, तो अभी इस टाइम जो है ये जल्दी जम रहा है, विलियन, है ना, और इसको अधिक देर तक जमाने के लिए शुद्ध वाटर था। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम टीबी से व्यक्त कर रहे थे, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीएफ से। फ्रीजिंग पॉइंट है तो यह क्या हो जाएगा बेटा, टीएफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहा है। देखिए 2 चीज़ें हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, इन सबको गायब करके। ठीक है, चलिए देखिए, तो भाई जो अगर आपका वाटर होगा, ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा T0F। ठीक, और एक होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे TF। अब बताइए इन दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, T0F का होगा या TF का होगा, T0F का होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम ताप, देखिए जिसे हम अभी आप समझ सकते हैं, जैसे हमने जल लिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसके टेम्परेचर को कम करते गए, 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 कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ा। ठीक, अब हमने विलियन बना दिया, विलियन बनाकर रखा, 25 डिग्री सेल्सियस था, इसको टेम्परेचर को कम कर रहे थे, कम कर रहे थे, कम कर रहे थे, कम कर रहे थे, ये जाते जाते 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, जम गया। ये कहाँ तक जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जम रहा है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जम रहा है। बताइए कौन पहले जम रहा है, ये पहले जम जा रहा है, ये बाद में जम रहा है, तो इसका वैल्यू आप ज़्यादा रखोगे, कहोगे ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब क्या करना है, फिर से वही बात, बड़े में से छोटे को घटा दो भाई, तो T0F माइनस TF हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF। क्या हो जाएगा, डेल्टा TF। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका क्या होगा बच्चों, हिमांक में अवनमन कितना हो गया, डेल्टा TF। तो हिमांक में जो अवनमन हुआ डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF हो जाएगा। ये भी इसके मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, तो कहेंगे डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड फिर से वही बात, सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट जुड़ेगा K, अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा KF, है ना, और ये हो जाएगा M। वहाँ पे था KB, यहाँ पे हो गया KF। तो इस कांस्टेंट का क्या नाम होगा, इस कांस्टेंट का नाम होगा, ठीक है, उसको हम बोल रहे थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसको बोल रहे थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आपको ये बात समझ में आ रहा होगा।
ठीक, ये भी वही बात होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह वहां पे था उन्नयन था, यहाँ पे अवनमन होगा। वहां पे जैसे वृद्धि हो रही थी मिलाने पर, उसी तरह इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो है इसके बाद इसको भी उसी तरह डिफाइन कर लेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को, कि 1 किलोग्राम जल में, है ना, 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके हिमांक में जितने की कमी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हिमांक में सॉरी क्या कहलाएगा उसका, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको बोलते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। तो बच्चों परासरण दाब क्या होता है, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं। तो परासरण दाब से पहले हम बात करेंगे परासरण ऑस्मोसिस, इस क्या क्या होता है। चलिए हम थोड़ा सा हम बातें करते हैं, इसके लिए कुछ आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसके लिए क्या होगा, एक आप कंटेनर ले लीजिए। ठीक है, इस कंटेनर में जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, नाम तो सुने होंगे आप लोग, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये हमने लगा दिया। इसमें लगाने के बाद इसमें हमने विलयन भर दिया, मतलब एक में आप जो है एक विलयन इधर भर दिया, ठीक है, और इधर दूसरा विलयन भर दिया। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ये जो विलयन है ये आपका डाइल्यूट है। ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब तनु विलयन है, हल्का। और ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है। इधर सांद्र विलयन रखे हैं, इधर तनु विलयन रखे हैं। ठीक, और बीच में हमने उन दोनों को अलग करने के लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं। भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क यही है कि इसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक, जो और इनका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक, तो यह सिर्फ परमिशन जो है बड़े पार्टिकल को आने जाने में नहीं देते हैं। मतलब बड़े पार्टिकल, मतलब 1 नैनोमीटर से जब बड़े पार्टिकल हो जाएंगे साइज में, तो वह इस छिद्र से होकर कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि इसमें जो जल के अणु होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, वह इस मेम्ब्रेन को इधर उधर आर पार कर सकते हैं। मतलब केवल और केवल 2 विलयन है, दोनों विलयन हमने जल में बना के रखा है। मान लीजिए चीनी पानी का ही विलयन है, इसमें थोड़ा कम चीनी मिलाया गया, इसमें ज़्यादा चीनी मिला दिया गया, तो इसलिए ये सांद्र विलयन है, गाढ़ा विलयन है, ये हल्का विलयन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम जो है इसमें भी पानी, इसमें भी पानी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो मेम्ब्रेन करता क्या है भाई, पानी के मालिक्यूल को इधर उधर आने जाने देता है। तो जैसे ही हम मेम्ब्रेन लगा के डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन को अलग करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक आपको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, परासरण की क्रिया देखने को मिलेगी, जो कि जल के अणु कम सांद्रता से विलयन की, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करेंगे, स्वयं भागने लगेंगे इधर उधर। मतलब कम, याद कर सकते हैं आप, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर यह क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है, कब तक चलेंगे, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्रिया चलती रहती है, और यह क्रिया स्वयं चलती है। और जब मैंने आपको एक बात बताया था कि जब कोई काम स्वयं होता है ना, अपने आप होने लगता है, वेपर प्रेशर वाले बात किए थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे कोई कार्य अपने से होता है। जैसे मैंने बताया था जल का वाष्प बनना, जल किसी भी ताप पर आप रख देंगे तो अपने आप वाष्पित होता रहता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। मतलब इसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। देखिए दिमाग में नहीं है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तिता, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, स्वतः प्रवर्तिता। देखिए ये सब बड़ा मतलब प्रवर्तिता,
जब कोई काम मतलब अपने आप शुरू हो जाए उसको बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में अलग करते हैं, तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल डाइल्यूट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ, ठीक, सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू, या आप और अच्छा बोलना चाहते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बजाय क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वाटर भी बोल सकते हैं। द मोमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। मतलब परासरण ऐसा प्रक्रम होता है, वह प्रक्रम जिसमें जल के अणु या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह के जो प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परासरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा परासरण। चलिए परासरण की बात समझ में आई होगी, परासरण कहते किसे हैं। अब चलिए आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या बात करेंगे कि भाई ये तनु है, इसकी तनुता कम करते जाओ। कम करने का मतलब इसमें से विलेय पार्टिकल को निकालते जाओ, कम करते जाओ। कम करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि यहाँ पे केवल और केवल जल बचेगा। तो चलिए हम केवल जल लेते हैं, यहाँ पे केवल जल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। केवल हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, प्योर वाटर है, ठीक, H2O है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर हमने सोल्यूशन रख दिया, इधर हम सोल्यूशन बना दिए, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक। तो जब वाटर रखेंगे तो भाई आप समझ गए कि ये केवल जल है, इधर सोल्यूशन है। तो जल के अणु क्या होंगे, बहुत तेजी से इधर उधर भागना शुरू करेंगे, इधर से इधर, मतलब तब तक चलेंगे जब तक कि दोनों का सांद्रता बराबर ना हो जाए, ठीक है। मतलब दोनों सोल्यूशन को अगर टेस्ट करेंगे तो दोनों का स्वाद एक जैसा होना हो जाए। तो उस समय ये जो जल के मॉलिक्यूल है, इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे इधर से इधर भागने के लिए, ठीक है। ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यही क्या आपका है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इधर से इधर भागने जा रहा है ना, बहुत तेजी से। जितना मैंने कहा जितना कम रहेगा तनु, ये जितना अधिक सांद्र रहेगा, उतनी ही अधिक प्रेशर के साथ ये भागेंगे और उतना ही अधिक ये प्रेशर काम करेगा। उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो परासरण दाब है उतना ही अधिक है। अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये प्रेशर रुके, इसको कम किया जाए। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम यहाँ बना देंगे। सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक हम पंप लगा देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे हम पंप लगा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पंप लगा दिए। तो पंप से फायदा क्या होगा, पंप से एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे हम, मतलब उसको दबाएंगे। इतना दबाओ है ना, इतना प्रेशर लगाओ कि ये जो मॉलिक्यूल, जो जल के मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहे थे, वह क्या हो जाए, पीछे की ओर भागना शुरू कर दे। मतलब इनको रोक रखो, है ना। मतलब ऐसा वाहिदाब लगाओ, वह वाहिदाब जिससे कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए, रोकी जा सके, जिससे परासरण की क्रिया को रोकी जा सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब कहेंगे। मतलब परासरण दाब एक वह वाहिदाब होता है जिससे परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है ना। मतलब परासरण को रोकने के लिए जितना हम अलग से दाब लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, परासरण दाब। आपको बातें समझ में आ रहा होगा, परासरण दाब क्या है। यहाँ पे ये परासरण दाब किस पर डिपेंड करता है भाई, देखो ये जितना अधिक तुम प्रेशर लगाओगे, है ना, ये मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है, ये जितना तेजी से मॉलिक्यूल जाएंगे उनको रोकने के लिए में उतना ही ज्यादा मेहनत करना। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो जो परासरण होता है उसको, परासरण दाब होता है उसको पाई से डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता पर और उसके साथ साथ विलयन की
ताप पर, है ना, इसके ताप पर फिर निर्भर करता है। ठीक, तो चलिए परासरण जो होता है, परासरण दाब को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से, है ना, पाई से। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। कैसे? विलयन सांद्रता पर भाई, जितना अधिक सांद्र रहेगा और ये जितना कम रहेगा, कम रहेगा मतलब प्योर वाटर है ना, तो ये जल की विलयन की ओर बहुत तेजी से भागेगा, है ना। या इसमें अगर थोड़ा सा विलयन पानी नहीं मिला कर रखे हैं तो भागना मतलब इसमें से इसमें आने भी शुरू कर देंगे कुछ इधर उधर, तो कम हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात करो तो कि जितनी सांद्रता बढ़ाओगे तुम, उतनी ही तुम्हारा परासरण दाब बढ़ेगा। ठीक, जितना ताप बढ़ाओगे उतना ही परासरण दाब बढ़ेगा। तो परासरण दाब पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, और हम बोल सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। इनको जब मिलाओगे तो मिल जाएगा पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, और एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ तो क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू, है ना, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा एस सी टी। ये कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? सोल्यूशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए, ऐसे कहीं आपको नहीं देखने को सी एस टी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे बोलिए सी एस टी। देखिए आप, ये होगा, ये हो गया आपका, ठीक है, आपका परासरण दाब। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, इसको बोलेंगे वेयर एस इज ए कांस्टेंट known as solution constant। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करेंगे कंसंट्रेशन। आपको पता है बच्चों कि कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? सांद्रता इक्वल टू क्या होती है ना। आप मोलर सांद्रण का नाम सुने? मोलर सांद्रण, ठीक, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बताइए? मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है, मैंने पढ़ाया हूँ स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में। तो मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा आपका मोल पर लीटर, यही ना, मैंने बताया था कि मोल पर लीटर, मोलैरिटी, यही एक वास्तव में किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, इसको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, मोल पर लीटर। अगर हम मोल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूशन का जो वैल्यूम होता है उसको वी से रिप्रेजेंट करें, तो जो सी का वैल्यू होगा एन बाई वी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए फिर से, पाई इक्वल टू सी का वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों? एन अपान वी इंटू एस इंटू टी, और वी को यहाँ पे कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। ठीक, बात समझ आ गया? और यह देखिए, यह आपका इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी से। पी वी इक्वल टू एन आर टी आप लोग पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इससे एकदम बिल्कुल मैच कर रहा होगा। ये गैस का दाब होता है, ये गैस का आयतन होता है, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल होते हैं, गैस का कांस्टेंट होता है, गैस स्थिरांक होता है, गैस के लिए ताप होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, पी वी की जगह पाई वी हो गया, एन आर की जगह एस हो गया, टी हो गया। जो चीज़ यहाँ पे गैस के लिए लागू होता था वो चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन के लिए लागू होगा। मतलब क्या होगा? ये सोल्यूशन पर लगाया गया प्रेशर है, सोल्यूशन का वैल्यूम है, सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल है, सोल्यूशन का कांस्टेंट है और सोल्यूशन का टेम्परेचर है। बात समझा रहा है? पाई वी इक्वल टू एन एस टी। बात समझा गया? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, तब तक जो है बातें आपको हम समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को आज क्या बताए हैं? आज आप लोगों को इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टोटल आप लोगों ने पढ़ा था क्या था? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल क्या क्या पढ़ा था उस दिन? जो है पहला वाला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे आप लोग? बताइए जल्दी से, याद है आप लोगों को जो है फटाफट? काई सल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या था आपका? काई सल्यूट। यही ना आया था? देखिए आप लोग देख लीजिए, सेकंड वाला देखिए। सेकंड अभी आज बताएं हम आप लोगों को, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या मिला है?
डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू यम मोलैलिटी। ठीक, ये मिला था आपको। ठीक है, डेल्टा टी वी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, डेल्टा टी वी माइनस टी नॉट भी होगा। ठीक, थर्ड आप लोग अभी पाए हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। इसके साथ एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इक्वल टू एन एस टी। ठीक, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक बात जान लीजिए कि इसमें जो के एफ और के बी है ये सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आ गई? चलिए तब तक मिलते हैं अगले क्लास में इनके न्यूमेरिकल के साथ और वांट हाफ फैक्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।